हेलो दोस्तों। अ, मैं यूजीसी नेट पेपर को सॉल्व पेपर आप लोगों के सामने लाना चाह रही थी। मैं कंटेंट ढूंढ रही थी यूजीसी नेट से रिलेटेड और अभी पेपर के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों न सारे पेपर्स 2004 से लेकर 2020 तक जितने भी पेपर हुए हैं पूरे 16 सालों के सारे पेपर्स को स्टडी कर लिया जाए। और मुझे लगता है कि हम ये पेपर सॉल्व करने से हमें बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि हर साल पुराने क्वेश्चंस जरूर रिपीट होते हैं। एटलीस्ट एक पेपर में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलो ये रिपीट होते हैं। इससे ज़्यादा भी होते हैं। अगर सोचो अगर 10 क्वेश्चन आ गए रिपीटेड और आप सोच रहे हो कि 10 क्वेश्चन 20 अब आपको ये पेपर सॉल्व करने से मिल रहे हैं तो ये आपको बहुत आगे पहुंचा सकता है। तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2012 से स्टार्ट करेंगे हम 2020 तक एंड देन हम 2004 से लेकर 2011 तक करेंगे क्योंकि पहले हम ये सॉल्व कर लें फटाफट। डेली मैं एक पेपर सॉल्व करके अपलोड करूँगी और डेली आप उसको सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन कोई चीज़ पे कोई दिक्कत हो कमेंट करें, मुझे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, ये मेरा प्रयास है। तो चलो शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है। अभी मैं बता दूं आपको कि हाँ आपको तो पता ही होगा अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो 50 क्वेश्चन। ये जो पुराना पेपर था उसके उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और मल्टी चॉइस मल्टीप्लस ये होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं और सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न पूरा पाषाण काल, शिकार, खाद्य संग्रह। उच्च पूरा पाषाण काल, शिकार, खाद्य संग्रह। मध्य पाषाण काल, शिकार, खाद्य संग्रह और नव पाषाण काल, खाद्य संग्रह। तो मैं आपको बता दूं जब निम्न पूरा पाषाण काल में क्या क्या करते थे लोग, वहाँ आजीविका का मुख्य साधन क्या था? शिकार करते थे और भोजन संग्रह करते थे। और अगर हम बात करते हैं उच्च पूरा पाषाण काल की, तो वो वहाँ पे होमो सेपियंस का उदय हो चुका था। पत्थरों के पतले फलके यानी हथियारों का प्रयोग करते थे वो लोग। और मध्य पाषाण काल की बात करें तो छोटे छोटे पाषाण उपकरणों का प्रयोग करते थे। उन्होंने उनका निर्माण किया था जिनको क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था। इन्होंने स्थायी निवास की परंपरा का विकास किया था, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। पशुपालन एवं कृषि का आरंभ हो चुका था। अगर हम देखेंगे तो इन्होंने जो पशुपालन हो या फिर कृषि हो या स्थायी निवास हो, इन्होंने ये जो मानव थे ये मध्य पाषाण काल में प्रारंभ किया था। लेकिन अगर ये अच्छे उस पे करें तो इन्होंने कहाँ पे किया था? व्यवस्थित ढंग से इन्होंने नवपाषाण काल में इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। नवपाषाण काल में क्या हुआ? मनुष्य भोजन संग्राहक बन गया था और भोजन का उत्पादन भी करने लगा था। प्रमुख हथियार उसमें क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी, हत्थेदार कुल्हाड़ी का प्रयोग करने लगा था। व्यावसायिक वर्गों का उदय होने लगा था। तो हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आंसर सही होगा कि जो कि सही नहीं है निम्न में से? तो बताओ। मध्य पाषाण काल में शिकार और खाद्य संग्रह नहीं था, ये बोल रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या है? सरायखोला, तरखान वाला डेरा कुनाल, सिरकारपुर। तो आपको बता दूं जो जगह है सरायखोला कहाँ पे है? सरायखोला आपका पाकिस्तान में है। और तरखान वाला कहाँ है? ये राजस्थान में है। कुनाल कहाँ है आपका? ये हरियाणा में है। और शिकारपुर कहाँ है आपका? ये गुजरात में। ऑब्वियसली अब इसका मैं बता देती हूँ, यहाँ पे ये वाला है इसका। तो क्वेश्चन तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर पहले का क्या बोलते हैं, दूसरे से ये स्टार्ट हो रहा है, ये दो में से एक हो सकते हैं, हम ऐसे जान सकते हैं। तरखान वाला डेयरी तीसरा, तो ये तीसरा, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पता चल गया कि ये तीसरा वाला है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? शैलाश्रय, लंगनाज, लघु पाषाण, महदहा, बुचड़खाने से संबंधित स्थल, लेखकीय स्थल, प्रस्तर उपकरण बनाने की कार्यशाला, ईसमपुर। तो इसमें से कौन सा युग्म सही है? आपको बता दो डी वाला सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है आपका? सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये है सूची क्या है? ऋग्वेद। ये मैं आपको बता दूं ये वेद है सूची 1 में। सूची 2 में इसकी क्या है? विभिन्न शाखाएं हैं।
ऋग्वेद के अंतर्गत मैं आपको वैसे बता देती हूँ, शाकल आता है, वास्कल आता है, आश्वालायन आता है, शंखायन आता है, मांडुक्य आता है। यजुर्वेद के अंतर्गत भी बहुत सारे आते हैं, तैतरीय आते हैं, इसमें कृष्ण यजुर्वेद, श्याम यजुर्वेद दोनों आते हैं, वात्स्ययनी आता है, शुक्ल यजुर्वेद। और सामवेद में हम होते हैं जैमिनीय, रणायनीय, अथर्ववेद में शौनक और पिप्पलाद आता है। ये आपने क्वेश्चन आपको देखा होगा। जो यहाँ पे अब हम बात करते हैं तो इसमें आंसर कौन सा है? यजुर्वेद किससे मैच कर रहा है? सॉरी, ऋग्वेद किससे मैच कर रहा है? शाकल से। और यजुर्वेद किससे मैच कर रहा है? वात्स्ययनी से। सामवेद किससे मैच कर रहा है? कौथुम से। और अथर्ववेद आपका शौकुन से। ठीक, तो इसका मतलब आपको बताओ कौन सा आंसर सही मैच कर रहा है? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टडी करेंगे। अब सूची 1 सूची 2 को भी मैच करना है यहाँ पे भी। दीघ निकाय और खुद्दक निकाय, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो हम बात करेंगे इसमें, ये जो है बौद्ध ग्रंथ हैं, ये आपको पता ही होगा, ये सारे पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक से संबंधित किताबें हैं। और इनमें तथ्य क्या क्या है मुख्य संबंधित है? दीघ निकाय में क्या है बताओ? दीघ निकाय में है ये वाला ऑप्शन महापरिनिर्देश। और ये खुद्द निकाय किससे संबंधित है? धम्मपद। और विनय पिटक किससे संबंधित है? खंडक। और अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? कथावस्तु। ओके, तो इसका मतलब आप यहाँ पर देखा होगा तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, मेगास्थनीज की इंडिका परवर्ती ग्रीक यात्रियों के विवरणों में सुरक्षित थी। निम्नलिखित ग्रीक यात्रियों के विवरणों में से किसका विवरण इंडिका से संबंधित नहीं है? तो आपको पता होगा कि इंडिका मूल रूप से अभी उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे जो यूनानी इतिहासकार थे प्राचीन काल में, उन्होंने इंडिका से ली गई है उन्होंने तथ्य, तो उनको अपने विवरण में या अपनी पुस्तकों में उन्होंने लिखा है। तो हम बता देते हैं। वैसे इसमें टोटल वैसे इसका ऑप्शन टेसियस है, लेकिन मैं आपको बता दूं किसका और भी कौन कौन से जिन्होंने इसे लिया था, यूनानी लिखे थे। स्ट्रैबो, डायोडोरस, एरियन, प्लिनी तो रोमन है, और ये 3 क्या है? यूनानी लेखक है। तो अब यहाँ पे आपका आंसर है टेसियस। गॉट इट? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। ये सिंपली बताया गया है कि जो ये हैं, ये शिलालेख, लघु शिलालेख में से कौन से हैं और इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये शिलालेख रामपुर वाला, ये सॉरी सारनाथ वाला, ये सही नहीं है, और ये 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में से किसका क्रम सही है? तो ये 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? मैं आपको बता देती हूँ, मौर्य काल में जो न्यायिक व्यवस्था थी उसमें से सर्वोच्च स्तर पर पाटलिपुत्र में स्थित एक सर्वोच्च न्यायालय थी, जिसको केंद्रीय न्यायालय भी कहा जाता था। न्यायालयों का क्रम जो इसमें दिया गया, इससे अलावा भी और थे, तो इसमें 4 ही दिए गए ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला आता था जनपद न्यायालय, फिर स्थानीय न्यायालय, फिर द्रोणमुख न्यायालय, फिर करवतिक न्यायालय, फिर संग्रहण न्यायालय। तो आपको बता दें इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? सी, स्थानिक, द्रोणमुख, करवतिक और संग्रहण। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं? निम्नलिखित का सही कालक्रम बताइए। हमें ये बताना है कि जो ये किताबें हैं, 4 पुस्तक हैं, इनका टाइम पीरियड कब है, इनको कब लिखा गया है। तो पहली पुस्तक लिखी है द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, कॉस्मोस इंडिकोप्लेटस, टॉलमी की जियोग्राफी, मेगास्थनीज की इंडिका। तो मैं आपको बता दूं, मेगास्थनीज की जो इंडिका थी वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी, आपको पता होगा। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, और स्टार्टिंग में आया था। कब आया था? 303 में वहाँ पे संधि हुई थी सेल्यूकस निकेटर और उस चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। तो वहाँ पे फिर उनका राजदूत का आदान प्रदान किया गया था। तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त के दरबार में। तो ये था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी प्रारंभ में। और दूसरा है कॉस्मोस इंडिको प्लेटस, ये आपका है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। और टॉलमी की जो ज्योग्राफी है, ये 190 ईसा पूर्व की है।
और मेगास्थनीज की इंडिका तो आप जान ही चुके हैं। द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेसी, ये भारत के बारे में बहुत जानकारी देती है, लेकिन दुखद बात ये है कि इसकी जो राइटर है उसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है, और ये लगभग पहली शताब्दी में लिखी गई थी। तो आपको पता चल रहा होगा इसके अकॉर्डिंग कि मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या हो रहा है। मेगास्थनीज की इंडिका सबसे पहले आएगी, मेगास्थनीज की इंडिका पहले नंबर पर आएगी। उसके बाद ही, क्योंकि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की है। उसके पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेन शिप, ये सॉरी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व है, तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेन सी ये दूसरे नंबर पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये पहली शताब्दी की है। तीसरे नंबर पे है टॉलमी की जियोग्राफी, ये तीसरे नंबर पे आएगा, टॉलमी की जियोग्राफी। सॉरी गाइस, क्योंकि मैं इतने एक्सपर्ट हूँ इसके उसमें। टॉलमी की जियोग्राफी आपके क्योंकि ये 190 ईसा पूर्व है। कॉस्मस ये है आपका छठी शताब्दी ईसा पूर्व की है, तो ये फोर्थ नंबर पे आएगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अब देखो आपको कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपने देखा होगा डी से सी वाला आंसर सही है। 10वां क्वेश्चन क्या कहते हैं कि सूची 2 को सुमेलित करना है। पहले सूची 1 में क्या दिया गया है, ये एंड देन दूसरे सूची 2 में ये है। तो अगाधा क्लेस, कटफिशेस फर्स्ट, विम कटफिशेस, कनिष्क, और इधर ये है उससे संबंधित कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये अगादाक्लीज संकर्षण से मैच करता है, कटफिशेस बुध, ये विम कटफिशेस शिव, एंड कनिष्क अतस। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी अब हम देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। निम्नलिखित साक्ष्य में से कौन सा रामगुप्त संबंधी परवर्ती साक्ष्य नहीं है। मतलब ये कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 ये हैं, 2 मैं आगे दिखाती हूँ। तो उनमें से कौन सी पुस्तक ऐसी है कि जिसमें रामगुप्त से संबंधित साक्ष्य नहीं, जिसमें रामगुप्त से संबंधित चीजों को नहीं लिखा गया है। रामगुप्त कौन था? आपको पता ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्र ये गुप्त वंश का शासक था। तो ये सोमेश्वर का मानसोल्लास इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि जो सोमेश्वर की जो मानसोल्लास है, ये राजनीति शास्त्र से संबंधित है। ये क्या है? राजनीतिक शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। और जो ये सोमेश्वर तृतीय था, ये कल्याणी के चालुक्य वंश का शासक था। उसके बाद हम बात करते हैं, और ऑप्शन भी थे ये आपको पता ही होगा, अबुल हसन अली ये है, होमोवर्स का, ये इससे संबंधित है। तो 12वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, नीचे दिए गए, एक को कथन है, दूसरा कारण है। तो कथन क्या है, उत्तर गुप्तकालीन कृषक मुख्य रूप से शूद्र वर्ण के माने गए। ठीक, गुप्तोत्तर युग में जनजातियों का बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था में समावेश हुआ है। हम दोनों में से बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये सही, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि ये भी सही, ये भी सही, और ये जो रीजन है, कारण आर है, कथन ए का को स्पष्टीकरण देता है। 13th क्वेश्चन क्या है, नाथ मुनि ने आलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया था। पहले तो ये जान लो कि आलवार क्या थे। आलवार दक्षिण भारत में रहने वाले क्या थे, वैष्णव संत थे, उनको आलवार कहा जाता था। आलवार जो संत थे उनकी कुल संख्या 12 थी। उनमें से इन 12 में से एक थे नाथ मुनि। उनकी जो कविता संग्रह है उसका नाम है नलियर दिव्य प्रबंध। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? सी। गॉट इट। उसके बाद आता है 14th क्वेश्चन क्या कहता है, रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी, पहचानिए। आपने एक मूवी देखी होगी साउथ इंडिया की, रुद्रमा देवी ही नाम से है, उसमें ये अनुष्का शेट्टी ने रोल किया है। बहुत अच्छी मूवी है ये। मूवी है आपकी किस पे बनी है, वारंगल के काकतीय वंश की रानी थी ये। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन क्या कहता है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में क्या बोलते हैं, शासक का नाम दिया गया है, सूची 2 में उनकी राजधानी का नाम दिया गया है। तो हमें इसको मैच करना। तो कीर्ति वर्मन कौन था? कीर्ति वर्मन पश्चिमी चालुक्य या वादामी का चालुक्य वंश का शासक था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? बादामी थी, पश्चिम में बादामी, और इस वातापी या बादामी दोनों कहा जाता है इसको। उसके बाद आता है तुम्हें सिंह विष्णु। सिंह विष्णु कौन था? ये पल्लव वंश का शासक था, इसकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी।
उसके बाद आते हैं दंतीवर्मन। दंतीवर्मन राष्ट्रकूट शासक था, इसकी राजधानी थी मान्यखेल। और विजयालय कौन था? विजयालय चोल शासक था, इसकी राजधानी ऑब्वियसली कहाँ थी? तंजौर। तो अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है 15th का? 15th का ये मैच कर रहा है डी। ओके यस। क्वेश्चन नंबर 16 के निम्न के प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में से किसमें चित्रकला संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है, जिसमें चित्रकला से संबंधित चीजें ही लिखी गई हैं, अध्याय है। तो इसके 16 के हैं 4 है पंच सिद्धांतिका, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, पंचतंत्र और नाट्य शास्त्र। तो आपको बता दें इसका ऑप्शन है विष्णु धर्मोपदेश। उसके बाद आता है आपका 17वां क्वेश्चन क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? जो चोल वंश था उसमें राजस्व अधिकारी कौन था? वरिपोत। एक्चुअली मैं प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत टफ वर्ड होते हैं ये, जो दक्षिण भारतीय शब्द होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन के भी 4 ऑप्शन है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रहे 4 ऑप्शन दिए गए तो उसके बाद भी देखें। तो 4 ऑप्शन क्या क्या है? बलबन की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र बुगरा खान ने लखनौती में सार्वभौमिक सत्ता धारण की थी। लखनौती का है बंगाल में, और मैं बता दूं उसके बाद दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सत्ता को बंगाल तक विस्तृत किया था। तीसरा है सन 1324 में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल का दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया। चौथा है शमशुद्दीन इलियास शाह के शासन काल में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 बार आक्रमण किया। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन कौन से सही है? दूसरा और कौन सा सही है? चौथा ऑप्शन सही है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरा और चौथा। ठीक। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ये कुछ संत दिए गए हैं और उनका प्रभाव क्षेत्र या फिर जहाँ उनका प्रभाव क्षेत्र था या कार्य क्षेत्र था। तो एक है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख फरीदुद्दीन मसूद गजे शंकर, और है शेख निजामुद्दीन औलिया। मैं आपको ये बता दूं ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है यूजीसी नेट के पेपर में। तो इनका मैं ऑप्शन बता दूं, शेख मोइनुद्दीन जो चिश्ती है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती आपको पता होगा ये कहाँ है? अजमेर में। उसके बाद आता है शेख बहाउद्दीन जकारिया, इनका है सिंध और मुल्तान है, या तो मुल्तानी मुल्तान दिया कहीं भी देखा होगा आपने, सिंध भी है, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सिंध और मुल्तान दोनों है। शेख बहाउद्दीन शेख फरीदुद्दीन मसूद गज ए शंकर, ये कहाँ है? अजोधन। ये आई थिंक पंजाब के पास है, हाँ अजोधन पंजाब में है। शेख निजामुद्दीन औलिया, ये तो आपको ऑब्वियसली पता होगा, दिल्ली में। ओके, तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहते हैं? मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? मोहम्मद तुगलक के टाइम पे कौन आया था भारत? बहुत फेमस था। मोरक्को का निवासी कौन था? इब्न बतूता। तो इसका आंसर होगा यस, इब्न बतूता। इसने ये दिल्ली आया, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया और इसको चीन भेजा था अपने दूत मंडल में। आप लोगों को बता दूं, आप ये क्वेश्चन है, आप इनको नोट करें, अच्छे से ध्यान से देखें कि कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, मेरा जितना एक्सपीरियंस है मुझे लगता है कि है एंशिएंट और मिडिवल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। मॉडर्न से भी आते हैं पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते मॉडर्न से, तो इसलिए ज़्यादा तवज्जो आपको ज़्यादा ध्यान आपको मिडिवल और एंशिएंट में देना है, और पुराने पेपर का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 21वां क्वेश्चन है, महमूद गवा ने बहमनी अमीर वर्ग की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए? 4 ऑप्शन दिए हैं, उसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको 21वां क्वेश्चन है, हाँ मैं आपको बता दूं, पहला है उनके भूमि अनुदानों के आकार को कम कर दिया। उसने राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र में आने वाले भू क्षेत्र को विस्तृत किया। तीसरा है उसने गवर्नरों को एक से अधिक किलों पर नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं दी। चौथा है उसने भूमि लगान की दर को बढ़ा दिया। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो
तो पहला, दूसरा, तीसरा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आपको बता दें 22वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बहुत बार, आप लोग ध्यान रखें। चैतन्य, सूरदास, एकनाथ, तुलसीदास। तो चैतन्य का टाइम पीरियड है आपका 1486 से लेकर 1486 स्टार्टिंग पीरियड है 1486। गाइस मैं ऐसे लिखूंगी ना मुझे बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मुझे नहीं आता है ऐसे लिखना, इसलिए 1486 में है। उसके बाद सूरदास का है 1483 1483 1483 है गाइस, यस 1483। और एक नाथ का है टाइम पे 16वीं शताब्दी, और इसकी है 16वीं शताब्दी है, इसकी 16th सेंचुरी है, और इसकी क्या है आपकी 1532 है, 1532। तो आप इससे लगा सकते हैं 1683, 1686, 16वीं शताब्दी और 1532। तो आपको बता दूं मैं, इन्होंने ऑप्शन इनका अगर वैसे कहा था तो सबसे पहला ऑप्शन कालक्रमानुसार में 1483 आना चाहिए था ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए था, पर पहले में ऑप्शन नंबर 3 कहीं पे भी नहीं है। तो इन्होंने बढ़ते हुए क्रम में नहीं, जबकि बल्कि घटते हुए क्रम में इन्होंने लिखने का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप नोटिस करेंगे तो। क्योंकि अगर ये है तो वन ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए सही है। 23वां क्वेश्चन ये है कि कथन और कारण दिया गया है, हमें करना। सैन्य दृष्टि से फिरोज शाह तुगलक का शासन अविशिष्ट था। वह नगरकोट के शासक को अपने अधीन करने में असफल रहा। इसका है कि ये तो सही है लेकिन आर गलत है, तो इसलिए ए सत्य आर असत्य। तो क्वेश्चन नंबर अब 24 में आते हैं, किसके कथनानुसार मुगल हरम सच्चरित्रता का मंडप था। 24वां क्वेश्चन कहता है किसके कथनानुसार मुगल हरम सच्चरित्र का मंडप था। ये था निजामुद्दीन अहमद। 25वां क्वेश्चन कहता है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था। आपको ये बता दो, मीर बख्शी आपने हमेशा देखा होगा सैन्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में इन्होंने देखा प्रमुख सेनाध्यक्ष दिया है, प्रमुख वेतनाधिकारी दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं ये होता है आपका प्रमुख वेतनाधिकारी, तो प्रमुख वेतनाधिकारी होता है और मीर बख्शी, और वो क्या करता है सेना का नियंत्रण भी करता है। लेकिन मीर बख्शी द्वारा जो सरखत नाम के एक पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही प्रत्येक महीने जो वहाँ सैनिक थे और थे अन्य अधिकारी थे उनको वेतन मिलता था। तो वह एक प्रमुख वेतनाधिकारी था, प्रमुख वेतनाधिकारी था, और उसके साथ साथ क्या था, सेना का सर्वोच्च अधिकारी तो था लेकिन सेनाध्यक्ष नहीं था। तो ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार अकबर द्वारा नहीं किया गया। विधवा विवाह को वैधता प्रदान करना, विवाह का पंजीकरण, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध, खतना करने की आयु सीमा 12 वर्ष करना। तो मैं आपको बता दूं ये भी उसने किया था, विधवा विवाह पर वैधता प्रदान किया था, ठीक है, विवाह का पंजीकरण भी करवाया था। ये जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन देखा था तो मैंने ये वाला लगाया था, फिर मुझे पता नहीं था, मुझे नहीं पता था कि तब भी पंजीकरण किया जाता था, जबकि पंजीकरण किया शुरुआत की थी अकबर ने। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध, तो सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध ये नहीं लगा पाया था, समझ गए ना। और क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मुगल कालीन भारत में नील का उत्पादन दिल्ली एवं आगरा पर्वतों तक सीमित था, और मदद के मास अनुदानों को औरंगजेब ने वंशानुगत बना दिया। जहांगीर के अलतमगा जागीरों की स्थानांतरण की प्रथा आरंभ की। कश्मीर में भू राजस्व निर्धारण की जब्ती प्रणाली को लागू किया गया था। तो कौन सा कथन सत्य है, तो मैं बता दूं ये है मदद मार्च अनुदान को औरंगजेब ने वंशानुगत बना दिया था। मदद मार्च ये होता था, इसको सयूरगल भूमि या फिर मिलकुल भूमि कहा भी जाता था। मदद मार्च होता था धार्मिक व्यक्ति को जो कि भूमि अनुदान दी जाती थी, उसे कहा जाता था मदद मार्च। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। 28वां क्वेश्चन ये है आपका रचना है, और ये रचनाकार है, कौन है, मासिर ए जहांगीरी। मासिर ए जहांगीरी लिखी थी आपकी ख्वाजा कामगा ने लिखी थी, ख्वाजा कामगा ने लिखी थी। इकबाल नामा ए जहांगीरी ये लिखी थी मोदबिद खान ने लिखी थी। उसके बाद आता है मासिर ए आलमगीरी, मासिर ए आलमगीरी लिखी थी साकी मुस्तैद खान ने लिखी थी, और ये
फुतहात ए आलमगीर ये इस सरदास ने लिखी थी। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है? 28 का बी। ठीक, अब आता है हमारा 29वां क्वेश्चन। निम्नलिखित घटना को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मुगलों का बल्ख पर अधिकार कब हुआ था? मैं लिखा नहीं जाता इससे मुझे अच्छे से। बल्ख पर अधिकार हुआ था 1646 में। किसने किया था? जहांगीर ने, सॉरी शाहजहां ने। उसका माहवारी समानुपात प्रणाली का प्रारंभ हुआ था 1646 में। अगेन 1646 में, ये भी किसने किया था? 1600 ये भी शाहजहां ने किया था। निजाम शाही का अंत 1633 में। किसने किया था? शाहजहां ने किया था 1633 में। उसका बीजापुर एवं गोलकुंडा से मुगलों की संधि, ये भी 1636 में हुई थी। ये भी किसने की थी? टाइम पीरियड के हिसाब से आपको पता चल रहा होगा, ये शाहजहां ने की थी। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन बैठता है ए, सही बैठता है। उसके बाद आता है आपका निम्नलिखित को सही कालक्रम में अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शहजादे अकबर का दक्कन पलायन कब हुआ था? 1681 में। 1681। औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा विजय कब हुई थी? 1687 में। 1687 में। उसके बाद शाइस्ता खां का चटगांव पर अधिकार कब हुआ था? 1666 में, 1666 में। उसके बाद आता है तुम्हारा गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना कब की गई थी? ये तो आपको सब पता होगा, 1699 में। और पूरे उसमें लिख रही हूँ, सॉरी गाइस, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका, इन सब के बाद आप ऑप्शन बिठा लीजिए कौन सा सही बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31। कथन और कारण दिया गया है। कथन क्या कहता है? 17वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को अपने मार्ग से हटा लिया। रीजन क्या कहते हैं? इंग्लिश व्यापारी उच्च कोटि के माल को सस्ती दरों पर बेचते थे। तो इसमें है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। 32वां क्वेश्चन क्या कहता है? नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अगेन कथन है, औरंगजेब की शासनकाल के उत्तरार्ध में मुगल अमीर वर्ग में राजपूत वंशधारों की संख्या में कमी आई। औरंगजेब ने दक्कन से आए अमीरों को बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की। 32वां क्वेश्चन। तो 32वां क्वेश्चन ये कहता है, तो इसमें क्या है? उसने अमीर वर्ग में राजपूत मंसलदारों की संख्या में तो कमी कर दी थी, और उसने जो दक्कन से आए थे उनका अमीरों की संख्या भी बढ़ा दी थी। दोनों सही है, लेकिन ये एक दूसरे को क्या जस्टिफाई नहीं करते, यानी ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। 33वां क्वेश्चन है, सूची ए में पुस्तक है, सूची 2 में लेखक है। पहला है इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल्स, ये किसने लिखी थी? पर्सी ब्राउन। और यस, उसमें आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया, आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया किसने लिखी थी? कैथरीन बी एशर ने। ठीक है, द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग, द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग ये लिखी थी आपकी मोता चंद ने। उसके बाद आती है मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग शाह जहांगीर's टाइम, जहांगीर's टाइम होगा इंग्लिश में, तो ऐसा लिखा है। अशोक कुमार दास ने लिखी थी ये ऑप्शन नंबर 1। तो अकॉर्डिंग टू विच ऑप्शन नंबर डी सही बैठता है। 34वां क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मुगल सम्राटों का नाम पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये पहले भी आ चुका है। ठीक, तो ये है आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह। तो मैं आपको बता दूं कि आलमगीर द्वितीय का टाइम पीरियड मैं आपको पहले से बता दूं। जहांदार शाह का टाइम पीरियड था 1712 से 1713, 1712 से लेकर 1713 तक 1 साल के लिए रहा था ये। उसके बाद आता है जहांदार शाह के बाद आया था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह आया था कितने 1719 से 1748 तक। मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है इसको। नादिर शाह का आक्रमण भी इसी के समय हुआ था, 1719 से लेकर कब 48 तक। उसके बाद नहीं लिखती हूँ, आप लोग सुनी लो, बहुत ही बुरा लिख रही हूँ मैं क्योंकि। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है अहमद शाह, इसी का मोहम्मद शाह का बेटा था अहमद शाह। ये 48 से कब तक रहा था? ये 54 तक रहा था।
उसके बाद आता है आलमगीर द्वितीय, ये 1754 से 1759 तक रहा था। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर कौन सा सही बैठता है? ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब आते हैं 35वें क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक का नाम अभिकथन और दूसरे का कारण है। तो आप देखिए 1757 के विद्रोह का ब्रिटिश द्वारा दमन कर दिया गया। कुछ को छोड़ रीजन है, कारण है, कुछ को छोड़कर, जैसे कि झांसी की रानी, बहुत कम भारतीय शासकों ने इस विद्रोह में भाग लिया था। मैं आपको बता दूं ये ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रजवाड़ों ने क्या किया था, इसमें भाग नहीं लिया था। अब नीचे दिए गए एक को कथन और एक को कारण है। कथन है, डॉक्टर एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वराज शासन आंदोलन संगठित किया था। अब स्वराज शासन आंदोलन को हम जनरली पढ़ते हैं होम रूल लीग। कारण है, वह भारत की जनता के सभी वर्गों को धार्मिक चिंतन से ऊपर एकल राजनीतिक नारे के आधार पर संगठित करना चाहती थी। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही, और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक, उसके बाद आता है तुम्हारा 37वां क्वेश्चन। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक के बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की थी? जब उसने 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ तो 1765 में उसने ये स्वीकार किया था। ठीक, 38 क्या कहते हैं, बेसिन की संधि 1802 में किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश और बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ये बहुत बड़ी भूल थी। और उसके बाद आता है 39 क्वेश्चन। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य ये था, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित कारखानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक क्रम है? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उन्होंने अपनी जो कारखाने खोले थे वो कब, कहाँ और कब खोले थे? सबसे पहले तो खोला था उन्होंने सूरत में। कब खोला था? सूरत में खोला था पहले। तब मछलीपट्टनम में खोला था पहले, 1611 में अस्थाई थी। फिर सूरत में खोली दूसरे नंबर पे उन्होंने 1613 में। उसके बाद आपका बालासोर में खोली थी तीसरे नंबर पे। उसके बाद 1633 में। हुगली में 1651 में खुली थी। आपको बता दें अकॉर्डिंग टू विच इसमें ऑप्शन कौन सा सही बैठता है? ऑप्शन नंबर बी सही बैठता है। उसके बाद आता है 41वां क्वेश्चन। क्या कहता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कब हुई थी? 1917 के कौन सा अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद आता है आपका 42वां क्वेश्चन। क्या कहता है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नेहरू जी। आपको बताते हैं आर सी दत्त एंड एम एन रॉय ने भी लिखी थी, इसी से रिलेटेड पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, ओके। 43वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 का दिन किस लिए महत्वपूर्ण है? आप सबको पता होगा उस दिन क्या हुआ था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। उसके बाद आता है कौन सा सही नहीं था? करो या मरो किसने दिया था? इसी में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑप्शन दिया है तो ये गलत है। कौन सा सही से मिलित कह रहा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, बीजे तिलक ने कहा था, यानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मुझे रक्त दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा, यानी हमने जनरली इस स्लोगन को सुना है हमने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। ये सही है। अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये गलत है। उसके बाद आता है तुम्हारा 45 और क्वेश्चन। क्या कहता है, सूची 1 सूची 2 को हमें मिलाना है। फ्रीडम एंड मिडनाइट किसकी पुस्तक है? कॉलिंस एंड लेपियर के द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, ये किसकी पुस्तक है? वीपी मेनन की है ये पुस्तक, याद रखा। और है ट्रावनकोर दीवान, ये है सीपी रामास्वामी की है ट्रावनकोर। आपको तो ये से थोड़ा ध्यान लगाना, ट्रावनकोर साउथ में है। और ये सीपी रामास्वामी अय्यर, ये साउथ का नाम है, तो आइडिया लगा सकते हो। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये पैट्रिक लॉरेंस किया है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही बैठता है। 46 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित वॉइसरॉय का सही काल्पनिक लगाइए। नॉर्थ ब्रुक, मिंटो, लेट्स गो, मेयो। तो मैं बता दूं
मेयो का टाइम पीरियड है 1869 टू 72। दूसरे नंबर पर आते हैं नॉर्थ वुड 1870, उसके जस्ट बाद आए थे 1872 टू 76। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं आपके मिंटो का 1905 से 1910। उसके बाद आते हैं ललित को 1936 से लेकर 1944। इसका टाइम पीरियड सबसे लंबा रहा था ये, सारे जितने भी वॉइस राय रहे थे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए सही बैठता है। ऑप्शन ए, यस यस, मैं पागल हुई थी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है गाइस, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला है सेंट थोमे का युद्ध। मैं आपको बता दूं ये कब कब हुए थे। सेंट थोमे का युद्ध हुआ था आपका 1746 टू 48। लिखूंगी नहीं क्योंकि बहुत बुरा लिखती हूँ मैं। पिंडारी युद्ध हुआ था आपका 1818 में। बक्सर का युद्ध आपको पता ही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है 1764 में। चंदुर्थी का युद्ध हुआ था आपका 1759 में। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बैठता है ये वाला। उसके बाद आता है आपका यस 47। उसके बाद 48 क्वेश्चन क्या कहता है, सूची एक सूची दो को सम्मिलित कीजिए। सूची एक में क्या है, कर्नल टार्ड, और उसके बाद आता है जॉन मैल्कम। उसके बाद आता है आपका CR विल्सन एंड विल्सन, और इनका है कर्नल टार्ड का संबंध है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। जॉन मैल्कम का है मेमोयर ऑफ सेंट्रल इंडिया। सी का है CR विल्सन का संबंध है अर्ली एनाल्स ऑफ द इंग्लिश इन बंगाल। एम विल्कस का है हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ साउथ इंडिया। तो इसका ए ऑप्शन सही है। 49 के सूची दो को सम्मिलित कीजिए। पंजाब टेनेंसी एक्ट, हिल्बर्ट बिल, हंटर आयोग, चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस, सॉरी हाँ यस प्रिंसेस। तो पंजाब टेनेंसी एक्ट कब आया था, 1868 में आया था। द एल्बर्ट बिल, आपको पता होगा एल्बर्ट बिल विवाद भी हुआ था, ये 1883 में। हंटर आयोग 82 में आया था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस आया था 1921 में। हंटर आयोग एक क्या था, शिक्षा से संबंधित था। और फिर इसके अकॉर्डिंग आपको देखो कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारधाराएं जो अलग अलग समय में उभर कर आई उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, कोई कोई क्वेश्चन ऐसे देते हैं ये लोग कि बहुत टफ हो। एनलाइटमेंट हिस्टोरियोग्राफी, चर्च हिस्टोरियोग्राफी, एनाल्स हिस्टोरियोग्राफी, सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो इसका ऑप्शन है आंसर सी है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई कीजिए और UGC नेट इस बार क्रैक कीजिए। ओके बाय, मिलेंगे दूसरे वीडियो में।